नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं उपस्थित हुआ हूं शब्द शक्ति के दूसरे प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति को लेकर। हमने कल अभिधा शब्द शक्ति पर चर्चा की थी और तीन प्रकार बताए थे शब्द शक्ति के: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो आज हम लक्षणा शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेरी आपसे यह ज़रूर गुजारिश रहेगी कि लक्षणा शब्द शक्ति को सुनने से पहले आप अभिधा शब्द शक्ति को अवश्य सुन लें। यह मैंने व्याख्यान अपने चैनल पर डाल रखा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला संदर्भ देना चाहूँगा कि अभिधा में तो यह था कि किसी ने कोई शब्द बोला या हमने कोई शब्द पढ़ा, तो उस शब्द को सुनते ही या पढ़ते ही हम उसके अर्थ तक पहुंच जाते हैं। या हम ऐसा भी कह रहे थे कि कोश, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में जो अर्थ किसी शब्द का दिया हुआ है, या वैयाकरण जो कि व्याकरण शास्त्री होते हैं, उन्होंने जिस विधान के द्वारा उस शब्द का अर्थ बताया है, चाहे वह व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है या रूढ़ अर्थ है, उस आधार पर हम उस शब्द के अर्थ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लक्षणा में ऐसा नहीं है। हम प्रत्यक्ष रूप से जो शब्दकोश में दिया हुआ अर्थ है, उस अर्थ के माध्यम से उस शब्द का उस प्रकरण में बोध नहीं कर सकते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति है क्या? लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है: मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंधित जिस अर्थ का बोध जिस शक्ति के द्वारा करवाया जाता है, उस शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इस परिभाषा में आप देखेंगे कि तीन बातें मुख्य हैं। पहली बात, मुख्यार्थ की बाधा, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना। मैंने अभिधा शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि अभिधार्थ, मुख्यार्थ, संकेतितार्थ, वाच्यार्थ और अग्रिमार्थ, ये सभी पर्यायवाची हैं। इन सभी का एक ही अर्थ है। तो पहला जो परिभाषा की हमने लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषता देखी परिभाषा में, तो वो है मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना। कि हम जो शब्दकोश या वैयाकरणों के द्वारा स्थापित अर्थ है, उस अर्थ को प्राप्त करने में, उस संदर्भ में बाधा उत्पन्न होती है। हम इसको उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। दूसरी जो विशेषता हम लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि उसमें रूढ़ि या प्रयोजन, रूढ़ि या प्रयोजन, इन दोनों के प्रयोग से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरी जो विशेषता हम परिभाषा के माध्यम से लक्षणा शब्द शक्ति की देखते हैं, वह यह है कि जो लक्ष्यार्थ होगा, लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से प्राप्त जो अर्थ होगा, वह मुख्य अर्थ से संबंधित होगा, वह अभिधार्थ से संबंधित होगा। अब इन तीन विशेषताओं को एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिया था, तुम्हारा मित्र गधा है। अब इसमें तुम्हारा मित्र गधा है, गधा शब्द जो है, अब गधा शब्द का यहाँ पर
शब्दकोश वाला और वैयाकरणों द्वारा स्थापित जो समाज में प्रचलित अर्थ है, जो समाज में प्रसिद्ध अर्थ है, उस अर्थ को यहाँ पर प्रयोग करना या उस अर्थ का बोध करने से कुछ भी बात समझ नहीं आती। तुम्हारा मित्र गधा है। गधा ऐसा जंतु जिसके 4 पैर हैं और लंबे कानों वाला एक जंतु होता है, लेकिन यहाँ बात मनुष्य की चल रही है, मित्र की बात चल रही है। तो तुम्हारा मित्र गधा है, इस बात में गधा शब्द से जो शब्दकोश अर्थ है, गधा शब्द का जो अभिधार्थ है, यदि उसका प्रयोग करें तो बात समझ नहीं आती। तो यह क्या हुआ कि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हुई। गधा शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ था, उसके बोध में बाधा उत्पन्न हुई कि हम ऐसा तो नहीं मान सकते कि वह मनुष्य जो है वो उसकी गधे जैसी आकृति है और वैसे ही उसके 4 पैर हैं और उसके लंबे लंबे कान हैं। दूसरी बात, रूढ़ी या प्रयोजन के द्वारा, रूढ़ी या प्रयोजन के द्वारा हम उसके अर्थ तक पहुंचते हैं। अब या तो परंपरा से प्रयोग किया हुआ अर्थ हो या फिर प्रयोजन, यानी हम किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी समस्या हल हो जाती है। हम जानते हैं कि हम जब किसी व्यक्ति के लिए गधे का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसे मूर्ख बताना चाहते हैं, अत्यंत मूर्ख बताना चाहते हैं। तो प्रयोजन, हमारा उद्देश्य क्या है? किसी अमुक व्यक्ति को अत्यंत मूर्ख बता देना। तीसरी विशेषता क्या थी कि मुख्यार्थ से संबंधित ही अर्थ होगा। अब मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ कैसे है? मुख्यार्थ गधा शब्द का था कि एक जानवर जिसके 4 पैर हैं, लंबे कान हैं और अमूमन ये माना जाता है, प्राय माना जाता है कि ये जो है प्राणी मूर्ख प्राणी है, सारा दिन बोझा ढोता है और कुछ भी कहता नहीं, सीधा साधा है, तो उसको मूर्ख मान लिया गया समाज के द्वारा। तो उस गधे के एक गुण से संबंधित, उस गधे का एक गुण है मूर्खता, उससे संबंधित ही अर्थ यहाँ पर हम लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो 3 चीजें कि पहली बात मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, दूसरी बात रूढ़ी या प्रयोजन से उसका बोध हो, और तीसरी बात कि मुख्यार्थ से संबंधित ही अर्थ का बोध लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा होता है। हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि वह बाला कमलमुखी है। अब देखिए, बाला कमलमुखी है, कमल में पंखुड़ियाँ होती हैं, डंठल होता है और वो तालाब में उगता है, पानी में उगता है। लेकिन जब हम इसका शब्दकोश वाला अर्थ, उस पुष्प वाला अर्थ बोध करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो इस वाक्य में कि वह बाला कमलमुखी है, उसका मुख कमल तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या उद्देश्य है हमारा उसको कमलमुखी कहने का? हमारा उद्देश्य है उसको सुंदर बताना। तो पहली बात तो क्या हुई कि यदि हम कमल का शब्दकोशीय अर्थ लगाते हैं, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ लगाते हैं, तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कमल जैसे आकार की आकृति का उसका मुख है। लेकिन हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य कि हमें बताना था कि उसका मुख अत्यंत सुंदर है, तो ये प्रयोजन यदि हम कमल के माध्यम से बताते हैं तो सफल होता है। इसी प्रकार तीसरी जो विशेषता थी कि मुख्यार्थ से संबंधित ही लक्ष्यार्थ हमेशा होता है। तो मुख्यार्थ जो था कमल का, अब कमल एक फूल है और फूल की उसकी विशेषता क्या है? सुंदर है वह फूल। तो उसके गुण से संबंधित जो मुख्यार्थ था, जो कमल फूल है, उससे संबंधित गुण जो सुंदरता है, उस सुंदरता को ही हमने लक्ष्यार्थ में लिया है। तो ये तीनों विशेषताएं जिस भी आप लक्षणा शब्द शक्ति में देखेंगे, तो लक्षणा शब्द शक्ति वह है जिसमें पहले तो मुख्यार्थ बाधित होता है। आप
उसके अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं जो शब्दकोशीय अर्थ है, उसके बाद आप किसी रूढ़ि या प्रयोजन को देखते हैं कि भाई रूढ़ि के द्वारा किया गया या प्रयोजन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, और फिर मुख्यार्थ से संबंधित ही कोई न कोई उसका अर्थ अवश्य होता है। तो यह थी कि लक्षणा शब्द शक्ति को आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, उसकी परिभाषा कैसे है। अब हम देखेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कितने हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के वैसे तो जो हमारे संस्कृत आचार्य रहे हैं, आचार्य मम्मट, उन्होंने 64 भेद बताए हैं, लेकिन वह बहुत ही एक सूक्ष्म विवेचन उन्होंने किया था। उतना सूक्ष्म विवेचन करने की अब न तो आवश्यकता है और ना ही समीचीन प्रतीत होता है। तो हम लक्षणा शब्द शक्ति के जो मुख्य भेद हैं, केवल उन भेदों की ही चर्चा करेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रमुख 2 भेद हैं। उनमें पहला भेद रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। देखिए, रूढ़ा और प्रयोजनवती दोनों इसके भेद के रूप में आए हैं, और हमने ऊपर चर्चा की थी कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसकी 3 विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध हमको होता है। तो उनमें से पहला जो प्रकार बना वो रूढ़ा लक्षणा बना, और दूसरा प्रकार जो बना वो प्रयोजनवती लक्षणा का बना। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे प्रयोजनवती के जो भाग होंगे वे भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम रूढ़ा लक्षणा पर चर्चा कर लेते हैं। रूढ़ा लक्षणा कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के द्वारा, मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। हमने लक्षणा की परिभाषा में केवल एक ही अंतर था कि उसमें हमने प्रयोजन को भी सम्मिलित किया था, लेकिन यहाँ पर हमने प्रयोजन को सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि हम रूढ़ा लक्षणा की बात कर रहे हैं। तो मुख्यार्थ में बाधा और रूढ़ि का प्रयोग और साथ ही मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझना अति आवश्यक है। रूढ़ि शब्द का प्रयोग हम अभिधा शब्द शक्ति में भी करते थे, जहाँ पर रूढ़ शब्द आते थे, और साथ ही योग रूढ़ शब्द भी आते थे कि रूढ़ शब्द में जो व्युत्पत्ति जन्य अर्थ जिसका नहीं होता वो हमने रूढ़ शब्द बताया था, और योग रूढ़ में हमने बताया था कि व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से जो रूढ़ अर्थ एक परंपरा से एक अर्थ रूढ़ हो गया है उसको हमने योग रूढ़ शब्द कहा था। लेकिन यहाँ पर फिर से हम रूढ़ा लक्षणा के बारे में ही बात कर रहे हैं और रूढ़ि शब्द फिर से आ गया है। तो यहाँ पर ये संशय उत्पन्न हो सकता है कि अभिधा में और लक्षणा में जब एक ही प्रकार से रूढ़ि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो दोनों अलग कैसे हुई। वहाँ पर भी हम रूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे थे और यहाँ पर भी रूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो दोनों में अंतर क्या हुआ। मैं प्रयास करूँगा कि इस अंतर को मैं स्पष्ट करूँ, क्योंकि जब आप किन्हीं पुस्तकों से लक्षणा शब्द शक्ति और अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ेंगे तो यह संशय उत्पन्न होने की अधिक संभावना मुझे लगती है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक उदाहरण मैं लूँगा। हम एक वाक्य लेते हैं, वह वीणा बजाने में बहुत कुशल है। वह वीणा बजाने में बहुत कुशल है। यहाँ पर आप कुशल शब्द को केंद्र में रखिए, ध्यान में रखिए। अब कुशल शब्द का जो व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है, कुशल शब्द का जो व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है वो इस प्रकार से माना जाता है कि कुश जमा ल, अर्थात कुश लाने वाला। कुश हम जानते हैं कि एक प्रकार की घास है जिसका हमारी हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है इसको। और ये भी माना जाता है कि ये जो कुशा होती है
इसको लाने के लिए मनुष्य में एक विशेष दक्षता की, विशेष निपुणता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका अग्रभाग यानी जो इसकी नोक होती है वो बड़ी ही पैनी होती है, बड़ा ही अग्रभाग इसका बड़ा ही नुकीला होता है। और दूसरी बात यह है कि अनेक घासों में से, अनेक प्रकार की घास में से इस कुशा को चिन्हित करना, छांटना भी थोड़ा सा बुद्धि का ही कार्य है, निपुणता का ही कार्य है। और दूसरा, जब इसको काटा जाता है, इसको उखाड़ा जाता है, तो हाथ से बड़ी सावधानी से इसको उखाड़ना पड़ता है, वरना हाथ के छिलने का या हाथ को चोट पहुंचने का डर रहता है। तो कुशल शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ क्या हुआ कि कुशा लाने वाला, वो विशेष प्रकार की घास को लाने वाला, उसको क्या कहा जाएगा? कुशल। लेकिन हम प्रयोग किस अर्थ में करते हैं इसको? निपुण, या जो किसी काम में दक्ष हो, या जो किसी कार्य को बड़ी बुद्धि से, बड़ी चतुराई से, बड़ी सफाई से कर ले, उसको क्या कहते हैं? हम कुशल कहते हैं। अब आप देखिए कि जो मैंने रूढ़ बताया था और योग रूढ़ बताया था, और यहाँ पर जो रूढ़ा लक्षणा बताई है, इन तीनों में क्या अंतर है? रूढ़ में क्या था कि उसका व्युत्पत्ति जन्य कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुशल शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है। दूसरी बात, मैंने योग रूढ़ में क्या बताई थी कि व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थ होते हैं, व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक अर्थ रूढ़ हो जाता है। जैसे हमने पंकज शब्द की बात की कि कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ से उत्पन्न तो कीट पतंगे या कोई जलीय पौधे या कमल या फिर कोई जैसे सिंघाड़ा आदि, ये सब पदार्थ भी होते हैं। लेकिन कुशल जो शब्द है, इस कुशल शब्द में क्या है कि बिल्कुल अर्थ का परिवर्तन कर दिया है। कहाँ तो देखिए आपकी कुशा लाने वाला, और कहाँ आप देखिए कि वीणा वादन में कुशल है। अब वीणा वादन का और वो घास उखाड़ कर लाने का आपस में क्या संबंध है? लेकिन प्राचीन काल से कुशल शब्द का प्रयोग निपुण या दक्ष व्यक्ति के लिए किया जाता रहा है। ये रूढ़ी बन गई है, ये परंपरा बन गई है, इसीलिए हम भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है, जिन शब्दों से ये मिलकर बना है, शब्दों या प्रत्ययों से मिलकर बना है, उनसे बिल्कुल अलग भिन्न अर्थ हमें कुशल शब्द का देखने को मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कुशल शब्द के व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थ हों और उनमें से हमने एक अर्थ को रूढ़ कर लिया हो। योग रूढ़ शब्द में ऐसा था, जैसे पंकज शब्द का मैंने उदाहरण बताया कि कमल के लिए रूढ़ हो गया, अनेक अर्थों में से एक अर्थ कमल हमने ले लिया। लेकिन जब रूढ़ा लक्षणा की हम बात करते हैं, तो रूढ़ा लक्षणा में व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थ नहीं होते, ना ही ऐसा होता है कि उनमें से एक अर्थ को रूढ़ या परंपरा के द्वारा अपना लिया जाए, उसका ही प्रयोग किया जाए। अपितु इसमें होता है कि व्युत्पत्ति जन्य अर्थ जो है उसका, उससे अलग अर्थ में उस शब्द का प्रयोग एक रूढ़ी या परंपरा बन गई है। तो यह बात हुई रूढ़ी लक्षणा के एक उदाहरण की, रूढ़ा लक्षणा के एक उदाहरण की। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से बहुत दिनों बाद मिलता है तो कहता है कि अरे तुम तो ईद के चांद हो गए हो। अब व्यक्ति तो ईद का चांद नहीं हो सकता, यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है। जैसे कुशल में कि भाई वीणा बजाने में कुशल है, तो वीणा का और अगर उसको कुशल का अगर हम व्युत्पत्ति जन्य अर्थ लेते तो वहाँ पर घास लाने का और वीणा का क्या संबंध, वहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई थी। ऐसे ही यहाँ पर भी अरे तुम तो ईद के चांद हो गए हो, कोई मनुष्य चांद कैसे हो सकता है, और वो भी ईद का चांद कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम इस बात को देखें कि ईद का चांद केवल
इन 3 शब्दों का प्रयोग हम परंपरा से किस रूप में करते आ रहे हैं, परंपरा से किस रूप में करते आ रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि ईद का चांद हम उसके लिए प्रयोग करते आ रहे हैं जो बहुत दिनों में दिखाई दे। मुस्लिम लोग 1 महीने का रोज़ा रखते हैं, उसके इतने दिन के इंतज़ार के बाद उन्हें ईद का चांद दिखाई देता है, और 1 वर्ष में 1 बार ही ईद का चांद दिखाई देता है। तो लंबे समय के बाद जो दिखाई दे उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यह क्या हुआ कि क्योंकि ईद का चांद बहुत दिनों में दिखाई देता है, तो किसी व्यक्ति को अगर बहुत दिनों के बाद मिलने पर यह कहा जाए तो मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ भी हुआ। साथ ही हमने रूढ़ी के द्वारा कि भाई इस प्रकार से प्रयोग करने की परंपरा है, उस रूढ़ी या परंपरा के आधार पर ही हमने ईद का चांद शब्द का प्रयोग किया और उसका अर्थ भी हमने बोधगम्य बनाया है। तो अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, तो यह वाक्य है, इसमें रूढ़ा लक्षणा हम देखते हैं। आप जब भी लक्षणा शब्द शक्ति को देखें तो ये 3 चीज़ अवश्य देखें कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है कि नहीं, दूसरा रूढ़ी या प्रयोजन का प्रयोग है कि नहीं, और तीसरा मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ संबंधित है अथवा नहीं। यदि ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो वहाँ पर हम लक्षणा शब्द शक्ति कह सकते हैं। एक और उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि करत तुखार पवन संगरीसा, करत तुखार पवन संगरीसा। अब यहाँ पर तुखार जो शब्द है, तुखार एक देश का नाम है जो कि तिब्बत के उत्तर में इधर पामीर की जो ग्रंथि है उसके आसपास एक तोखार प्रदेश है, जिसको तोखार प्रदेश कहते हैं। और यह वर्णन आता है कि उस तोखार प्रदेश के जो घोड़े हैं वे बड़े ही मशहूर और बड़े ही ताकतवर माने गए हैं, तोखार प्रदेश के घोड़े। लेकिन परंपरा क्या चली और रूढ़ी क्या चली कि तोखार या तुखार शब्द का प्रयोग घोड़े के लिए ही किया जाने लगा। अब यदि हम उपर्युक्त वाक्य जो कि मैंने बोला था, करत तुखार पवन संगरीसा, अब यहाँ पर अगर जो डिक्शनरी में अर्थ उसका दिया हुआ होगा कि भाई शब्दकोश में जो अर्थ दिया हुआ है उस अर्थ को लें, तो देश तो किसी हवा से कोई मुकाबला कर नहीं सकता। रीस करना मतलब मुकाबला करना। तो यहाँ पर हम रूढ़ा लक्षणा के द्वारा क्या अर्थ हम उसका लेते हैं, घोड़ा। देखिए इसमें भी तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहला मुख्यार्थ में बाधा, यदि हम मुख्य अर्थ लेते हैं जो कि तुखार का अर्थ है तोखार प्रदेश, तो बाधा उत्पन्न हो रही है कि हम ये नहीं जान पाते कि जो तोखार प्रदेश है वो हवा के साथ या पवन के साथ किस प्रकार से मुकाबला कर सकता है। दूसरी बात कि हमारा प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है कि हम ये बताना चाहते हैं घोड़ा बहुत तेज है, इतना तेज दौड़ता है कि वो पवन के साथ भी मुकाबला करता है। और तीसरा संबंधित अर्थ कैसे है मुख्यार्थ से कि क्योंकि तोखार प्रदेश के घोड़े ताकतवर हैं, इसीलिए उसी संबंध के कारण घोड़े के लिए भी तोखार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो आप ये भी ध्यान रखें कि रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत जितने भी मुहावरे हम प्रयोग करते हैं, जितने भी मुहावरे हम प्रयोग करते हैं वे सभी रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत ही सम्मिलित होंगे। जहाँ भी आप मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग देखें तो ये समझें कि यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा का प्रयोग किया गया है। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ कि हम मानिए कि किन्हीं 2 देशों की टीमों के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है, तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि भारत ने इंग्लैंड को हराया। अब भारत ने इंग्लैंड को हराया, देखिए भारत जो शब्द है, भारत ना तो भारत में तो बहुत सारी चीज़ें स्थित हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं और बहुत सारे लोग हैं। इंग्लैंड में भी ऐसे ही है। लेकिन क्या हम इन सभी वस्तुओं के लिए प्रयोग कर रहे हैं? नहीं।
ये रूढ़ी के द्वारा ये निश्चित हो चुका है, परंपरा के द्वारा ये निश्चित हो चुका है। जब इस तरह की बात की जाती है, भारत ने इंग्लैंड को हराया, तो यहाँ पर भारत का अर्थ है भारत की टीम और इंग्लैंड का अर्थ है इंग्लैंड की टीम। तो इस प्रकार से रूढ़ी के द्वारा हम इन शब्दों के या इन वाक्यों के अर्थ तक पहुंच पाते हैं। यह तो हुआ रूढ़ा लक्षणा। और अब लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद, जिसे हम प्रयोजनवती लक्षणा के नाम से जानते हैं। जैसी परिभाषा हमने लक्षणा शब्द शक्ति की दी, उसके बाद रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा दी, तो उसी प्रकार से हम प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति की भी परिभाषा दे सकते हैं कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर प्रयोजन के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। स्पष्ट सी बात है कि जो रूढ़ा लक्षणा में रूढ़ी का प्रयोग था और प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य। अब प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण हम लक्षणा के उदाहरणों में देख ही चुके हैं। मैं पुनः दोहरा देता हूं। हम एक उदाहरण लेते हैं कि वह लड़का शेर है, वह लड़का शेर है। अब यहाँ पर लड़के को शेर बताया गया है, तो अब या तो वह लड़का है या वह शेर है। शेर एक जंतु है जो कि वन में पाया जाता है और बड़ा ही हिंसक होता है। लेकिन यहाँ पर लड़के को वह शेर नहीं बताया गया है जो वन में रहता है। अगर हम यह माने तो हमारे अर्थबोध में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि हम किसी भी मनुष्य को वो जंतु नहीं बता सकते। लेकिन उस बाधा का निराकरण कैसे होता है? प्रयोजन से। हमारा प्रयोजन क्या है कि हम लड़के को बहादुर बताना चाहते हैं, साहसी बताना चाहते हैं। तो उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए हमने वह लड़का शेर है इस तरह से कहा। और इसमें मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ कैसे हुआ कि शेर जो है वो वन में निर्भीकता से घूमता है। शेर जो है उसको किसी अन्य जानवर से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो दूसरे जानवरों का शिकार करता है। तो इसलिए वह लड़का शेर है, इसमें प्रयोजनवती लक्षणा सिद्ध होती है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं कि मेरा घर गंगा नदी पर है। यहाँ पर हम कहें कि गंगा नदी पर है, तो गंगा नदी पर पानी पर तो किसी का घर बन नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का घर गंगा नदी पर हो भी सकता है? यहाँ बाधा उत्पन्न हुई, अर्थबोध में बाधा उत्पन्न हुई। मुख्यार्थ यदि हम लें इसका तो मुख्यार्थ बाधित हो गया। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है बताने का कि गंगा नदी के पास घर है, बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पर है। और उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हमने कहा कि मेरा घर गंगा नदी पर है। और क्योंकि मुख्यार्थ से संबंधित कैसे हुआ, गंगा और गंगा का किनारा दोनों आपस में संबंधित हैं, तो इसलिए ये मुख्यार्थ से संबंधित भी हुआ और प्रयोजनवती लक्षणा सिद्ध होती है। इसी प्रकार का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि मेरा घर सड़क पर है। ऐसे ही सड़क पर भी किसी का घर नहीं हो सकता। उसका कहने का उद्देश्य क्या है कि मेरा घर बिल्कुल सड़क, जो मुख्य सड़क है उसके पास है, और वहाँ पहुँचने में आपको विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह बात हुई प्रयोजनवती लक्षणा की। अब रूढ़ा लक्षणा के कोई भेद नहीं थे, लेकिन प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के मुख्यतया दो भेद हैं। पहला गौणी लक्षणा और दूसरा शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। अब गौणी गुण शब्द से बना है और गुणों में साम्य दिखाया जा सकता है, यानी कि समानता दिखाई जा सकती है। आप इसको इस तरह से समझें, मैं समझने के लिए आपको इस तरह से बता रहा हूं कि गुण से गौणी और गुणों में समानता दिखाना
उसको गौणी लक्षणा कहा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं कि जहां उपमेय और उपमान में सादृश्य संबंध दिखाया जाए और उस सादृश्य संबंध के माध्यम से लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, शब्द शक्ति घटित हो, वहां गौणी लक्षणा होती है। उदाहरण के साथ हम देख सकते हैं, मैं चरण कमल भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूं। मैं चरण कमल भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूं। अब यहां पर देखिए आप कि चरण कमल, अब या तो चरण हो सकता है या कमल हो सकता है। हम चरणों को कमल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चरण तो किसी मनुष्य के होते हैं और कमल एक फूल होता है। यहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है? चरणों को सुंदर बताना। और चरणों को सुंदर बताने में जो कमल है वो हमारी सहायता किस प्रकार से करता है, उससे अर्थ कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कमल का फूल सुंदर होता है। तो चरण कमल, अब चरण और कमल में समानता दिखाई गई है। चरण और कमल में सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है समानता, कि दोनों को एक जैसा दिखाना। चरण और कमल में समानता दिखाई गई है, तो यहां पर सादृश्य संबंध के द्वारा प्रयोजनवती लक्षणा को सिद्ध किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि यहां पर गौणी प्रयोजनवती लक्षणा है। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। महाकवि तुलसीदास जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मैं पहले इसका अर्थ बता देता हूं आपको। उदित, उदय हुए हैं। उदयगिरि, उदय यानी कि उदय होना, निकलना, जिसको आप इंग्लिश में राइज कहते हैं। गिरि पर्वत, और मंच जिसको आप स्टेज कहते हैं वो मंच। रघुवर बाल पतंग, रघुवर श्री राम जी के लिए। बाल पतंग, बाल पतंग, पतंग जो शब्द है वो सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, और बाल सूर्य यानी कि जो अभी अभी निकला हो, बाल सूर्य। विकसे, विकसित हुए। संत, संत लोग, सज्जन लोग। सरोज, सरोज कमल को कहा गया है। सरोज सब। हर्षे लोचन भृंग, हर्षे प्रसन्न हो गए। लोचन नेत्र, भृंग भंवरे। कहने का भाव यह है कि जब श्री राम सीता के स्वयंवर में गए हुए थे और वहाँ मंच पर जो धनुष रखा था उसे वे उठाने के लिए गए थे, तो उनको मंच पर आया हुआ देखकर ऐसा लगा मानो बाल सूर्य उदयगिरि, यानी कि जिस पर्वत के पीछे से सूर्य उदय होता है उस उदयगिरि पर बाल सूर्य उपस्थित हो गए हैं। और उनको देखकर जिस प्रकार से सूर्य को देखते ही सभी कमल खिल जाते हैं। हमें पता है कि कमल दिन में ही खिलता है, जब तक सूर्य रहेगा तब तक कमल खिलेगा, वरना अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेगा। तो उन सूर्य को देखकर संत रूपी कमल विकसित हो गए, खिल गए, और उन संतों रूपी कमलों को खिला हुआ देखकर
जो वहाँ लोग बैठे थे, सभी उपस्थित जनों की आंखें भृंग यानी भंवरों के समान प्रसन्न हो गई। जिस प्रकार से भंवरा कमल को खिला हुआ देखकर प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसे रसपान करने को मिलेगा, वैसे ही जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे उनकी आंखें प्रसन्नता से भर उठी सभी संत रूपी कमलों को देखकर। इस उपर्युक्त दोहे में हम देखते हैं कि सादृश्य संबंध का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। किस किस में सादृश्य हम देखते हैं? मंच में और उदयगिरी में। मंच किसके समान है? उदयगिरी के समान। दूसरा, श्री राम में और बाल सूर्य में। श्री राम किसके समान है? बाल सूर्य के समान। ऐसे ही सभी संत लोग किसके समान हैं? कमल के समान। और सभी भंवरे किसके समान हैं? आंखों के समान। तो यहाँ पर सादृश्य दिखाया गया है किस किस में? उदयगिरी और मंच में, श्री राम में और बाल सूर्य में, कमलों में और संतों में, तथा भंवरे और आंखों में सादृश्य संबंध दिखाया गया है। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी हुई? गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है? जिसमें सादृश्य संबंध के माध्यम से लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाए, वहां पर गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे शुद्धा लक्षणा में हमने देखा था मुहावरे और लोकोक्ति जहाँ भी होती हैं वहाँ शुद्धा लक्षणा घटित होती है। ऐसे ही जो प्रयोजनवती लक्षणा का पहला भाग गौणी प्रयोजनवती लक्षणा है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमा अलंकार, हम जानते हैं कि उपमा में सादृश्य संबंध होता है, और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार या रूपकातिशोक्ति अलंकार जहाँ पर होता है वहाँ गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अब क्योंकि हम जब गौणी प्रयोजनवती लक्षणा कर ही रहे हैं तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा और इसको विस्तृत रूप से कर लें। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद होते हैं। देखिए, लक्षणा, इसमें आप बिल्कुल भी विचलित ना होना कि प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद हमने देखे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और अब प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। और गौणी लक्षणा के भी दो भेद हैं, बड़ी ही सरलता से आप समझ जाएंगे इसको। पहला है सारोपा गौणी लक्षणा, सारोपा गौणी लक्षणा या सारोपा लक्षणा भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा है साध्यवसाना लक्षणा, सारोपा और साध्यवसाना। अब स जमा आरोप, आरोप जहां किया जाता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाता है, उस प्रकार की लक्षणा में तो उसे सारोपा लक्षणा कहते हैं। रूपक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं, रूपक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं उनमें सारोपा लक्षणा होती है। जैसे हमने देखा चरण कमल बंदऊ हरि राई, कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो चरणों पर कमल का आरोप किया गया है। ऐसे ही हमने तुलसीदास जी का उदाहरण देखा था कि उदित उदयगिरी मंच पर उदयगिरी का आरोप किया गया है, रघुवर पर बाल पतंग का आरोप किया गया है, विकसे संत सरोज सब, संतों पर सरोज का आरोप किया गया है। यानी उनमें एक रूपता दिखाई गई, आरोप आप कह सकते हैं कि उनमें एक रूपता दिखाई गई है। हर्षे लोचन भृंग, और लोचन पर, आंखों पर भृंग यानी भंवरे का आरोप किया गया है। हम रूपक अलंकार जब पढ़ते हैं तब भी ऐसा ही पढ़ते हैं कि जहां पर
उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। आप उसी भांति इसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए और लक्षणा घटित हो तो वहां पर सारोपा लक्षणा होती है। तो जहां भी रूपक अलंकार आप देखें या उपमा अलंकार आप देखें तो वहां आपको क्या जानना चाहिए कि यहां पर सारोपा लक्षणा है, आरोप किया गया है। अब देखिए दूसरा प्रकार, हमने फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद थे, पहला रूढ़ा लक्षणा, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के फिर से दो भेद हुए, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा के फिर से दो भेद हुए, पहला सारोपा लक्षणा और दूसरा साध्यवसाना। साध्यवसाना स जमा अधि जमा अवसाना, कि जिसमें अवसान हो जाए, जिसमें अवसान हो जाए। किसका अवसान हो जाए? उपमेय का अवसान हो जाए। हमने सारोपा में देखा कि उपमेय और उपमान दोनों थे, जैसे चरण कमल बंदऊ हरिराई, यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो उपमेय और उपमान दोनों ही उपस्थित थे, लेकिन साध्यवसाना अवसान किसका हो जाता है? लुप्त कौन हो जाता है? यहाँ पर उपमेय, केवल उपमान रहता है, केवल उपमान रहता है। उपमेय का अवसान हो जाता है। तो उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को कोई इंगित करते हुए कहे कि वह देखो हाथी आ रहा है, किसी मोटे से लड़के को या मोटे से व्यक्ति को इंगित करते हुए कोई कहे कि वह देखो हाथी आ रहा है, तो यहाँ पर केवल उपमान है, क्योंकि हाथी उपमान है और उपमेय का नाम लिया नहीं गया। देखो हाथी आ रहा है, देखो हाथी आ रहा है। तो हाथी किसको कहा गया है, हाथी से तुलना किसकी की गई है, ये यहाँ पर हमें नहीं पता। तो इसलिए यह क्या हुआ? साध्यवसाना लक्षणा। एक और हम उदाहरण देख लेते हैं कि किसी सुंदर बाला को देखते हुए कोई कहे, कोई मनचला कहे कि चांद निकला। तो अब चांद निकला कह तो रहा है बाला को, लेकिन बताया नहीं गया कि चांद निकला, बस इतना बोल दिया। अब चांद किसको कहा गया है, चांद से तुलना किसकी की गई है, यह हमें नहीं पता। तो यहाँ पर केवल उपमान का प्रयोग है, उपमेय का प्रयोग नहीं है, इसीलिए साध्यवसाना लक्षणा हुई। अब जैसे हमने देखा कि जहाँ उपमा और रूपक अलंकार होते हैं, हम वहाँ कह सकते हैं कि सारोपा लक्षणा होती है। ऐसे ही रूपकातिशोक्ति अलंकार, आप लोगों ने यदि अलंकार पढ़े हों तो आप जानते होंगे कि रूपकातिशोक्ति अलंकार वह होता है जहाँ केवल उपमान का कथन किया जाए, उपमेय का कथन ही न किया जाए। तो उस प्रकार के अलंकार को रूपकातिशोक्ति अलंकार कहते हैं। तो जहाँ रूपकातिशोक्ति अलंकार होगा वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा समझ आ ही गई होगी। उसके बाद जो प्रयोजनवती लक्षणा का दूसरा भेद था, पहला था गौणी लक्षणा और गौणी लक्षणा के हमने दोनों भेद सारोपा और साध्यवसाना के बारे में जान लिया। अब प्रयोजनवती का जो दूसरा भेद है शुद्धा लक्षणा, उस शुद्धा लक्षणा के बारे में जानेंगे। हमने गौणी लक्षणा के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि जहाँ सादृश्य संबंध हो, समानता दिखाई जाए, वहाँ पर गौणी लक्षणा होती है। लेकिन संबंध तो कई प्रकार के हो सकते हैं। वैपरीत्य का संबंध हो सकता है, आधार आधेय का संबंध हो सकता है, सामीप्य का संबंध हो सकता है, तात्कर्म्य का संबंध हो सकता है। तो जहाँ पर सादृश्य के अतिरिक्त जितने भी संबंध हैं, उनमें से यदि कोई संबंध के द्वारा प्रयोजनवती लक्षणा घटित हो तो
वहां पर शुद्धा लक्षणा कहलाएगी। वहां पर कौन सी लक्षणा होती है? शुद्धा लक्षणा। तो सादृश्य के अलावा कौन कौन से संबंध हो सकते हैं? समानता के अलावा संबंध मैंने आपको गिनाए हैं। आधार आधेय संबंध, तात्कर्म्य संबंध, सामीप्य संबंध और वैपरीत्य संबंध, विपरीत गुणों वाला संबंध। हम देखते हैं बारी बारी से कि किस प्रकार से ये संबंध हो सकते हैं। आधार उसे कहते हैं कि जहां कोई चीज स्थित हो, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई भी उपादान स्थित हो, कोई सामग्री स्थित हो, उस को आधार कहते हैं। और उस आधार पर जो सामग्री स्थित है उसे आधेय कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एक वाक्य है, इन दोनों घरों में बहुत प्रेम है। अब घरों में, ईंट दीवारों में तो प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम किस में है? घर के लोगों में। तो घर क्या है? आधार। घर क्या है? आधार। और घर के लोग क्या हैं? आधे। क्योंकि घर के लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो घर आधार हुआ लोगों का। तो इन दोनों घरों में बड़ा प्रेम है। घरों में कहने से हमारा अभिप्राय किससे है? घर के लोगों से। तो जो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ क्या है? घर, ईंट पत्थर का घर। और लक्ष्यार्थ क्या है? घर के लोग। दोनों में कैसा संबंध है? आधार और आधेय का संबंध है। हाँ, एक बात जो आप संबंध देखेंगे, जैसे मैंने उपमान और उपमेय गौणी लक्षणा में बताया, तो आप इस संबंध को हमेशा किस रूप में देखेंगे? वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, यानी मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के संबंध के रूप में। जैसे चरण कमल था, तो चरण तो क्या है? मुख्यार्थ। और कमल क्या है? लक्ष्यार्थ। कमल का हमने लक्ष्यार्थ लगाया है। तो इन दोनों में सादृश्य का संबंध था, लेकिन यहाँ पर सादृश्येतर संबंध देख रहे हैं। तो सादृश्येतर संबंधों में हमने पहला देखा, उदाहरण लिया कि इन दोनों घरों में बहुत प्रेम है। ये आधार आधेय संबंध है। दूसरा हम देखते हैं कि एक वाक्य है, भारत जाग उठा। भारत के ईंट पत्थर पेड़ पौधे तो जाग नहीं उठे, भारत के लोग जाग उठे। अब भारत जो देश है वो आधार है और भारत के लोग आधे। तो आधार आधे संबंध हुआ। इसके बाद हम देखते हैं सामीप्य, समीपता का संबंध कैसे होता है। एक हमने बड़ा मैथिली शरण गुप्त जी का बड़ी मशहूर सी दो पंक्तियां सभी ने पढ़ रखी हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। अब आंचल में दूध, साड़ी के आंचल में तो दूध होता नहीं, दूध स्तन में होता है। लेकिन क्योंकि आंचल स्तन के पास होता है, इसलिए सामीप्य संबंध हुआ आंचल में और स्तन में सामीप्य संबंध हुआ। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर
सामीप्य संबंध के द्वारा लक्षणा या लक्ष्यार्थ तक पहुंचा गया है, आंचल के लक्ष्यार्थ तक पहुंचा गया है। तीसरा जो संबंध होता है उसे तात्कर्म्य संबंध कह सकते हैं, उसको हम लेते हैं। यदि कोई कहे कि अरे मंत्री जी के पास क्यों जाते हैं, आप फलां फलां व्यक्ति अमुक व्यक्ति से मिलिए, असली मंत्री जी तो वही हैं। अब मंत्री तो मंत्री है, कोई अमुक व्यक्ति जिसका नाम लिया गया वह मंत्री तो नहीं हो सकता। लेकिन किस प्रयोजन से यह बात की गई है कि मंत्री के द्वारा जो कर्म किया जाता है उस काम को वह व्यक्ति ही कर देता है, उस मंत्री के कार्य को वह व्यक्ति ही कर देता है, अर्थात मंत्री की तरफ से वह व्यक्ति कार्य करता है। तो यह संबंध हुआ तात्कर्म संबंध। इसके बाद जो चौथा प्रकार हमने देखा था संबंधों का, वैपरीत्य संबंध। वैपरीत्य कि यदि कोई, हम ये कहें कि कोई व्यक्ति बहुत देरी से आया है और हम उसे कहें कि बहुत जल्दी आ गए। अब आया तो देरी से है, लेकिन हमने कहा जल्दी आ गए, तो देर का विपरीत क्या हुआ, जल्दी। लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य क्या था, उसको ये बताना था कि तुम देर से आए हो। ऐसे ही वैपरीत्य का हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक जो उद्धव का और गोपियों का प्रसंग आता है, उसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो बड़ भागी, कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहते हो और उन कृष्ण के प्रेम से आसक्त भी नहीं हुए। लेकिन गोपियां वास्तव में क्या कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम बड़े ही भाग्यहीन हो। तो बड़भागी कहने का प्रयोजन क्या है, उसको भाग्यहीन बताना। तो ये जो 3-4 संबंध हैं, इनके द्वारा जब लक्षणा शब्द शक्ति घटित होती है तो उसे शुद्धा लक्षणा कहा जाता है। अब शुद्धा लक्षणा के भी 2 भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा, इसका मतलब होता है सामग्री। उपादान किसी वस्तु को या जो भी सामग्री होती है उसको उपादान कहा जा सकता है। तो उपादान लक्षणा क्या होती है कि जिसमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों सम्मिलित रहें। ऐसी लक्षणा जिसमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही सम्मिलित रहें उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। उदाहरण के द्वारा अच्छी समझ आएगी। हम कहते हैं कि हाथ पैर बचाकर काम करो। हाथ पैर बचाकर काम करो। अब हाथ पैर बचाने का क्या मतलब है? क्या हम ये माने कि केवल हाथ और पैर को ही बचाना है, शरीर के किसी और अंग को कोई क्षति पहुंचे तो पहुंचने दो, उसमें कोई परेशानी नहीं है? नहीं, अभी तो हमारा मतलब क्या है कि पूरे शरीर को ही बचाकर काम करो कि शरीर को पूरे को चोट ना लगने पाए। लेकिन शरीर में हाथ और पैर ये दोनों भी सम्मिलित हैं। अब हाथ और पैर दोनों ही सम्मिलित हैं तो हाथ पैर तो क्या है, वाच्यार्थ है कि भाई हाथ पैर हम बोलते ही समझ जाते हैं कि हाथ और पैर का मतलब डिक्शनरी में भी वही अर्थ है, इसलिए वाच्यार्थ है हाथ पैर का मतलब हाथ पैर। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है? हाथ पैर का मतलब पूरा शरीर। तो पूरा शरीर लक्ष्यार्थ और हाथ पैर वाच्यार्थ दोनों का ही बोध इस वाक्य में इन शब्दों के द्वारा होता है। इसीलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति की हाथ पैर बचाकर काम करो लक्ष्यार्थ भी है और वाच्यार्थ भी है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, 2 बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। अब आप बताइए कि क्या हम इसका अगर वाच्यार्थ लें केवल बंदूकें, तो क्या बंदूकें स्वयं
गांव को लूट सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। बंदूकों को चलाने वाला भी कोई चाहिए। तो दो बंदूकें जब कहा गया है तो इसका अर्थ क्या है कि दो व्यक्तियों के पास दो बंदूक थी। उन दोनों व्यक्तियों ने बंदूक के दम पर पूरे गांव को लूट लिया। दो बंदूकधारी व्यक्तियों ने पूरे गांव को लूट लिया। अभिप्राय तो यह है। तो लक्ष्यार्थ क्या हुआ? दो बंदूकधारी व्यक्ति। और मुख्यार्थ क्या था? दो बंदूकें। लेकिन ये भी सोचिए कि क्या यदि उन व्यक्तियों के पास बंदूकें ना होती, क्या वे गांव को लूट सकते थे? शायद नहीं। तो वाच्यार्थ भी सम्मिलित है और बंदूकें भी सम्मिलित हैं और व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। तो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों ही हम इस वाक्य में देखते हैं। अतः कौन सी लक्षणा हुई? उपादान लक्षणा हुई। एक और उदाहरण ले लेते हैं। लाल पगड़ी को देखते ही वह भाग गया। पहले ऐसा होता था कि पुलिस की जो पोशाक होती थी उसमें लाल पगड़ी भी सम्मिलित होती थी। अब लाल पगड़ी, यदि सड़क पर कोई लाल पगड़ी पड़ी है तो उसे देखकर कौन भागेगा? कोई नहीं भागेगा। लेकिन जब पुलिस को देखेंगे, कोई चोर होगा तो चोर तो पुलिस को देखकर भागेगा। तो वाच्यार्थ क्या हुआ? लाल पगड़ी, लाल रंग की पगड़ी, बस। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या हुआ? लाल पगड़ीधारी पुलिस वाला। तो इसमें लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों ही सम्मिलित हैं। तो उपादान लक्षणा वह हुई कि जिसमें लक्ष्यार्थ भी और वाच्यार्थ भी दोनों ही सम्मिलित हों। हम इसे दूसरा नाम भी देते हैं, इसे कहते हैं अजहत स्वार्था। अजहत स्वार्था। जहत जो संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है वो छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए प्रयोग होता है। और अजहत न त्यागना। स्वार्थ, जिसने अपने स्वार्थ को न त्यागा हो उसे अजहत स्वार्था कहते हैं। अब स्वार्थ किस बात का? भाई आप पूछें कि शब्द शक्तियों में भी क्या स्वार्थ और क्या निस्वार्थ भावना, ये तो मनुष्यों की बात होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो लक्षणा शब्द शक्ति, जो शब्द अपने वाच्यार्थ को छोड़ने का स्वार्थ, अपने वाच्यार्थ को त्यागने का स्वार्थ रखे, यानी अपने वाच्यार्थ को ना छोड़े। लक्ष्यार्थ तो होगा ही होगा, लेकिन अपने वाच्यार्थ को भी ना छोड़े। उसके मन में स्वार्थ है कि मैं अपना वाच्यार्थ भी अपने साथ ही रखूं। तो उस स्थिति में इसे अजहत स्वार्था, अपना स्वार्थ न त्यागने वाली, यानी कि अपने वाच्यार्थ को भी साथ रखने वाली कहा जा सकता है। यह हुई उपादान लक्षणा। अब है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा क्या है? बिल्कुल उपादान लक्षणा की विपरीत। उपादान लक्षणा में लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों सम्मिलित थे, लेकिन लक्षण लक्षणा में केवल लक्ष्यार्थ होगा, वाच्यार्थ का बोध हमें उसमें नहीं होता, वाच्यार्थ उसमें सम्मिलित नहीं होता। उदाहरण देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहता है कि हाथी आ रहा है। अब हाथी तो कह दिया, तो क्या हाथी के जो वाच्यार्थ में सम्मिलित जो जैसा रूप है हाथी का, क्या उस रूप का कोई भी जो भाग है वो उस अमुक लड़के या व्यक्ति में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर वाच्यार्थ से बिल्कुल अलग एक अर्थ कि मोटा भारी भरकम, केवल यही अर्थ हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, वह कमल मुखी है। अब मुख को कमल कहते हुए कमल का कोई भी अंग, ना उसके पत्ते, ना उसकी पंखुड़ियां, ना उसका डंठल, कोई भी हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं इस वाक्य के अर्थ में। केवल उसका गुण
हम उसका कोई अंग सम्मिलित नहीं कर रहे, केवल उसका गुण सम्मिलित कर रहे हैं। तो इसलिए वाच्यार्थ से अलग बिल्कुल केवल लक्ष्यार्थ का ही हम प्रयोग इसमें कर रहे हैं, अतः लक्षण लक्षणा हुई। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, उससे शायद और आपको स्पष्ट बात हो जाए। बड़े हो जाओगे तब नोन तेल का भाव पता लग जाएगा। यहां पर नोन तेल शब्द है। अब नोन तेल उन सभी वस्तुओं में सम्मिलित है। वाच्यार्थ क्या है? नमक और तेल उन सभी वस्तुओं में सम्मिलित है जो कि घर में उपयोग की वस्तुएं हैं। घर में तो बहुत सारी उपयोग की वस्तुएं, आप एक चार्ट बनाएं जिसमें घर में प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं, और उनमें से दो वस्तुएं कौन सी होंगी? नोन और तेल। तो वाच्यार्थ नोन तेल, लक्ष्यार्थ यानी घर के उपयोग की सभी वस्तुओं में से एक वस्तु है। तो उस लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ कहीं न कहीं सम्मिलित है। लेकिन लक्षण लक्षणा में हमने देखा था कि हमने बोला हाथी आ रहा है। अब हाथी थोड़े ही आ रहा है, हाथी तो नहीं आ रहा, लेकिन हाथी जैसा मोटा व्यक्ति आ रहा है। अब इनको आप बोलने के ढंग से ही देख सकते हैं कि जैसे जैसे घर की सारी वस्तुओं का और नमक तेल का भी भाव पता लग जाएगा। यहां पर क्या आया? भी। लेकिन जो उदाहरण हमने लक्षण लक्षणा का लिया था उसमें क्या कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हाथी भी आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हम कहेंगे कि हाथी तो नहीं, हाथी जैसा मोटा भारी भरकम लड़का आ रहा है। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं लक्षण लक्षणा का कि राजस्थान वीर है। अब राजस्थान वीर है तो राजस्थान तो नहीं, लेकिन राजस्थान के लोग वीर हैं। वहां पर क्या हुई? लक्षण लक्षणा। उसमें वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के पेड़ पौधे, बालू के टिब्बे, ये सब सम्मिलित नहीं है। केवल कौन है? राजस्थान के लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में क्या अंतर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब फिर से मैं एक बार जो भी बताया गया है उसकी पुनरावृत्ति करना चाहूँगा संक्षिप्त शब्दों में कि जो लक्षणा के भेद हैं उन लक्षणा के भेदों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? लक्षणा के भेदों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? पहला तो कि लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का संबंध। लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का संबंध। यदि लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का सादृश्य संबंध है, समानता का संबंध है, तो हमने देखा था कि गौणी लक्षणा, जहां पर अलंकार कौन से थे? उपमा, रूपक, रूपकातिशोक्ति, जो कि सादृश्य संबंध बताते हैं। उस आधार पर हमने बताया था
कि जहां पर सादृश्य संबंध होगा वहां गोणी लक्षणा और सादृश्येतर संबंध होगा तो वहां पर शुद्धा लक्षणा। तो पहला तो हम निश्चय करते हैं कि जहां पर लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ के आधार पर, उनके संबंध के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति का निश्चय किया जाता है, वहां पर यदि सादृश्य संबंध है तो गोणी लक्षणा और सादृश्येतर संबंध है तो शुद्धा लक्षणा। दूसरा आधार क्या है भेदों को जानने का, कि जहां पर उपमेय और उपमान दोनों उपस्थित हों वहां पर सारोपा लक्षणा यानी रूपक और उपमा अलंकार, और जहां पर केवल उपमान हो वहां पर साध्यवसाना लक्षणा। मैंने सारोपा और साध्यवसाना में ये बातें बताई थी, और जहां पर केवल उपमान हो उसे रूपकातिशोक्ति अलंकार भी कहते हैं। तो जहां पर उपमेय और उपमान दोनों वर्णित हों, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं जहां रूपक और उपमा अलंकार हो वहां पर सारोपा लक्षणा, और जहां पर केवल उपमान हो या रूपकातिशोक्ति अलंकार हो वहां पर साध्यवसाना लक्षणा। तीसरा जो आधार हम बता सकते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों को जानने का, वह यह है कि जहां पर लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों सम्मिलित हों, दोनों का बोध हो, वो उपादान लक्षणा। और जहां पर केवल लक्ष्यार्थ हो, मुख्यार्थ से बिल्कुल ही भिन्न केवल और केवल लक्ष्यार्थ हो, वहां पर लक्षण लक्षणा। तो इस प्रकार से हमने लक्षणा शब्द शक्ति को भेदों सहित सीखा है। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद थे, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के फिर से दो भेद हुए, गोणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गोणी लक्षणा के दो भेद, सारोपा और साध्यवसाना, और शुद्धा लक्षणा के दो भेद हमने किए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो श्रोताओं, मैंने प्रयत्न किया है कि आप सभी को लक्षणा शब्द शक्ति भेदों सहित अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन यदि फिर भी आपकी कुछ शंकाएं रह गई हों और जिन्हें मैं स्पष्ट न कर पाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद हम अगले वीडियो में व्यंजना शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।